नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज सरोकार लद्दाख की वादियों से। जी हां, देश के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन वाले लद्दाख में आज हम मौजूद हैं और आज लद्दाख के सरोकारों के बारे में सवाल करने के लिए हमारे साथ है लेह की जनता और कई नामी गिरामी हस्तियां जिनसे हम करेंगे सवाल और जानेंगे कि लद्दाख के मुद्दे क्या हैं और लद्दाख आखिर राष्ट्रीय परिदृश्य से क्यों अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं टी आंगचुक साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं लेह के, और इसके अलावा हमारे साथ हैं रिगजिंग स्पलबर साहब जो कि चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त हैं सेवांग पुलजोर जो कि ओएसडी जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं फुंगसुंग दोरजे जो कि लद्दाख टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वांगचुक नेगी साहब हैं जो कि CIBS के डायरेक्टर हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं PT कुंजुम जो कि चेयरमैन लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस के को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है और यहाँ पर मौजूद तमाम लद्दाख की जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो बात और शुरुआत लद्दाख के मुद्दों की और ख़ास तौर से लेह के सरोकारों की। लेह जो सबसे ठंडा इलाका माना जाता है मगर सबसे ज़्यादा कल्चरली जो है समृद्ध इलाका है। आप लोग लेह की जनता की भलाई और जनता के विकास के लिए किस तरह से लेह के भविष्य को देखते हैं? यहाँ के जो समस्या हैं वो आपने खुद देखा, बिल्कुल अलग तरह का है। हमारा देश एक ट्रॉपिकल देश है जिसमें देश की जो व्यवस्था है, जिसमें जो देश की समस्याएं वगैरह बिल्कुल अलग है। लेह लद्दाख जो आपने देखा, इट इज़ इन सेंट्रल एशिया। यहाँ सर्दियों में टेम्परेचर -30-35 तक जाता है और इतने बड़े फैले हुए वादियाँ पहाड़ियाँ हैं और लद्दाख का नाम ही लैंड ऑफ पासिस, जहाँ दर्रे ही दर्रे हैं। जहाँ कहीं भी जाना हो आपको दर्रे पास करके जाना चाहता है। तो यहाँ के समस्याओं के लिए समाधान भी यूनिक होना पड़ेगा, जिसका समाधान हमारे देश में मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे जो टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स है वो सारा एक ट्रॉपिकल कंट्री के लिए ठीक है। आज तक 60 साल में वही तकनीक यहाँ इस्तेमाल होता रहा, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ चलता नहीं है। सर्दियों में तो सारा स्टैंड स्टिल हो जाता है। यहाँ हमें सुचारू रूप से हर एक चीज़ चलाने के लिए तकनीकी जो व्यवस्था है वो हमें कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले देशों से लाने की आवश्यकता है। तकरीबन 7 महीने तो ऐसे होते ही हैं जहां पर जब वेदर यहाँ पर अच्छा होता है और जो व्यवस्था चलाने का जिम्मा रखते हैं DC साहब। मिस्टर आंगचुक, किसी भी सोसाइटी का विकास तभी हो सकता है जब व्यवस्था ठीक तरीके से चलती रहे, लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहें। लेकिन यहाँ के लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें जैसे बिजली, पानी और कनेक्टिविटी, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेके आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? जैसे कि विकास के तौर पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि लेह के जो विकास के तौर पर जो हमारे जो एनुअल एलोकेशन होती है उसमें तो हर साल देखिए JNK स्टेट के ज़रिए हर साल मतलब एलोकेशन होता ही है। हमारे इस साल के जो एलोकेशन 2011-12 में हमारे एलोकेशन तकरीबन 78 करोड़ थी। तो उसमें विकास के लिए जितने भी जो जिसमें आपने बेसिक एमिनिटीज़ बताया है, पानी हो, बिजली हो, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, तो हमारे यही फोकस है कि बिजली के तौर पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि लेह में अभी जो आज के दौर पर बिजली वाकई इसमें जो मैक्सिमम जनरेशन हमारे डीजल के ज़रिए होती है। डीजल जनरेटर के ज़रिए जो पैदावार होती है बिजली का, जिसमें तकरीबन हमारे 17 मेगावाट बिजली हमारे डीजल के ज़रिए जनरेट होती है और वही पब्लिक को लेकिन जो डीजल के जरिए बिजली पैदा हो रही है उसका जो खर्च है वो 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है। एक तो पैसा ज़्यादा लग रहा है, दूसरा डीजल की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी शहर के लिए नुकसानदेह है। उसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या? उसमें देखिए कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रही है जो आपने NHPC के ज़रिए बन रहा है, जिसे हम कहते हैं अलची हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो कि तकरीबन 45 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया और इसी साल खुशी की बात है कि कमीशन होने वाला है। ये एक ऐसा ये एनर्जी होगा जो कि एक क्लीन एनर्जी होगी। जिस तरह आपने बताया कि जो इस वक्त जो हम जनरेट करते हैं डीजल के ज़रिए, इसके कॉस्ट तकरीबन पड़ता है 18-20 रुपये पर यूनिट कॉस्ट।
और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जब हम जनरेट करेंगे उसके कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होगी तकरीबन 3 रुपये पर कॉस्ट। लेकिन तो वो कब से मिलना शुरू होगा? ये देखिए इस साल अक्टूबर के महीने में फर्स्ट यूनिट हमारा कमीशन होने जा रहा है, जो कि तकरीबन 15 मेगावाट्स हम लोग जनरेट होगी फर्स्ट फेज़ में, जो कि हमारे ले के जो पूरा यहाँ के जो आसपास ले शहर के टाउन के साथ साथ बाकी जो आसपास के जितने भी जो गांव हैं उसमें टोटल कैपेसिटी हमारे इंटैक्ट जनरेशन जो उनके रिक्वायरमेंट होगी तकरीबन 15 मेगावाट, तो वो पूरा होगा। और उसके साथ साथ यहाँ के इंडियन आर्मी के जितने भी जो कोर है 14 कोर जो यहाँ पर है उनको भी ये बिजली पैदा मतलब दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि आपने अभी बताया कि जो हमारे पानी के व्यवस्था है, जो बेसिक कम्युनिटी जिसमें ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर जो ले का जो इस वक्त हमारे ले शहर में जो इस वक्त ले टाउन में तकरीबन 7 लाख गैलन्स हम लोग सप्लाई करते हैं पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो ले के टाउन में, जिसके पॉपुलेशन जो हमारे ले के अपने आबादी तकरीबन 20,000 जितना है। लेकिन हमारे यहाँ पर मैक्सिमम फ्लोटिंग जो लेबरर्स हैं जो तकरीबन 35,000 हर साल। ले के बारे में जो हमने आपके डेटास पढ़े हैं, आपके सरकारी डेटा में ये मौजूद है कि तकरीबन 68% घरों में जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर मौजूद है, लेकिन नेशनल डेटा कहता है कि 88% घरों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। इसका मतलब अभी भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर ठीक तरीके से सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन मैं आना चाहूँगी पलजोर साहब के पास। पलजोर साहब, क्योंकि ये जो लेह और लद्दाख का इलाका है ये एक हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज सिटी होने के बावजूद यहाँ पर अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो एक्टिविटी होनी चाहिए, वो कम दिखाई पड़ रही है और शहर भी बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने जिक्र किया ये एक हेरिटेज सिटी है, ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए। जैसे आप चाहते हैं कि अभी की हालत क्या है, ये तो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि लद्दाख में ये सब कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी आज तक हमारे पास बचा हुआ है जो एज कल्चरल हेरिटेज, इसमें मैं पहले ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है जिसमें इंटेंशनली लोगों ने कुछ मेहनत की हो। ये तो कुदरत का देन समझिए या खुशकिस्मती समझिए, इट इज़ वेरी मच हियर। इसमें जब से हमारा जो काउंसिल का इख्तिताम हुआ है, शुरू हुआ है, काउंसिल को लद्दाख के हित में देने के पीछे भी ये जो कल्चरल यूनिकनेस एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसी के मद्देनज़र जितने भी आज तक 3-4 काउंसिल्स जो बने हैं सब में इसकी तरफ तवज्जो थे। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि 100% फोकस था या नहीं था। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक और खुशी की बात यह है लास्ट 2-3 सालों से इस पे पूरी तरह से दिखाया जा रहा है और सोच विचार हो रहा है कि आप इस चीज़ को जो बिल्कुल फ्रेजाइल है इसको कैसे आगे बचाया जाए और इसको कैसे प्रमोट किया जाए। जी, तो कल्चरल हेरिटेज को बचाने और दुनिया भर में उसके प्रचार प्रसार के लिए ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन की सुविधा बेहतर हो। लेकिन दोजे साहब, मेरा अपना अनुभव यहाँ पर 1 हफ्ते रहने के दौरान ये रहा कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही मुश्किल है। क्यों ये मुश्किल है? देखिए, जैसे हमारे ऑनरेबल सीजी साहब ने बताया कि ले एक यूनिक जगह है और एरिया वाइज ये इतना 45,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इतना बड़ा एरिया है और बहुत थिनली पॉपुलेटेड है और काफ़ी ठंडा इलाका भी है। तो यहाँ पे तरह तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम देखें तो उसमें जैसे जीएसएम मोबाइल है, हमारा लैंडलाइन है, या फिर हमारा डीएसपी भी है हमारा, और उसी तरह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। देखिए, आजकल लैंडलाइन की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें लद्दाख में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सैटेलाइट पे हमारा सफिशिएंट बैंडविड्थ है, बैकहॉल बैंडविड्थ है। लेकिन मोबाइल में एक्चुअली क्या है कि मेन जो हमारा जो कम्युनिकेशन जो है उसका वो जो ज़रिया जो बनता है कनेक्टिविटी का, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल पे है बेसिकली। और वो अभी नेशनल हाईवे जो हमारा है, ले श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, उसके साथ साथ ये जो है लेड है, ओएफसी जो है, क्योंकि अब इंटेंसिव रोड वाइडिंग एक्टिविटीज़ चल रहा है अभी कुछ सालों से, तो उसकी वजह से ये बीच बीच में कट रहा है एक्चुअली बिकॉज ऑफ रोड वाइडिंग एक्टिविटीज़। तो जब ये कटता है तो इफेक्ट पड़ता है, तो मतलब आप ये आता कह रहे हैं कि ये करंट प्रॉब्लम है, पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा? जी, जब ये रोड ये देखिए रोड वाइडिंग एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट होगा तो ये फाइबर जो कटता है बार बार वो कम रहेगा, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जी, पीटी कुंजन साहब,
आप क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आप इस कम्युनिकेशन की समस्या को ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए और जो आप टूरिस्ट से इंटरेक्शन करते होंगे उन दोनों के लिए ही कितनी मुश्किल साबित होती है जब कम्युनिकेशन गैप होता है, जब आप एक तरफ से कम्युनिकेट करने के लिए 5 बार टेलीफोन कॉल करते हैं, उससे आपके ओवरऑल ग्रोथ पर किस तरह का असर पड़ता है और क्या टूरिज़्म का ग्रोथ इससे अफेक्टेड होता है यहाँ? हम सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेट का कनेक्टिविटी का ज़माना है, तो अभी जो भी हमारा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट्स के साथ या एजेंट्स के साथ, ये सारा इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल टेलीफोन के थ्रू होता है। और ले में काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम रहा है कनेक्टिविटी का। इसका मतलब ये जो दोरजे साहब कह रहे हैं कि ये केवल तात्कालिक समस्या है, तात्कालिक समस्या नहीं, ये मेरा जहाँ तक हमारा ये टूरिज़्म का सवाल है, जब कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो इसमें काफ़ी सालों से प्रॉब्लम आता रहा है, खासकर BSNL का। BSNL का कनेक्टिविटी बहुत सारे जगहों में है, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में है, मगर थोड़ा पुअर कनेक्टिविटी है। वेयरएज़ जहाँ जैसे प्राइवेट अभी जो हैं, जैसे एयरसेल है, एयरटेल है या बाकी जो दूसरे कंपनीज है, उनका थोड़ा अच्छा है सिस्टम, मगर उनका कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ा ले में सीमित है, मतलब विदिन 35 किलोमीटर्स 45 किलोमीटर्स के दायरे में है। और अभी हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वो लोग लद्दाख के कोने कोने में जाते हैं, बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, जहाँ पे इनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और स्पेशली जो ट्रैकर्स हैं या जो एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, उनको सैटेलाइट फ़ोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है या कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ में इन सब को फिर कांटेक्ट करना या इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जैसे भी हमारे जितने भी यहाँ पे होटेलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, इनको भी नेट कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है। और मेरे ख्याल से टूरिज़्म को तो ये मेन प्रॉब्लम रहा ही है। मेरे ख्याल से आम लोगों को भी ये बहुत बड़ी एक समस्या पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे रहा है। जी, मैं नेगी साहब के पास आऊँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी पलबर साहब, ये जो समस्या है, मतलब बेसिक एमिनिटीज़ की समस्या तो है ही, लेकिन अगर आप अपने इलाके के ग्रोथ के बारे में सोचें और उसमें कम्युनिकेशन एक बाधा बन जाए, तो उसको दूर करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, कम्युनिकेशन का यहाँ समस्या तो है, इसमें दो राय नहीं है। और शुरू में जैसे मैंने कहा, दूसरे जगहों में ये सारा फैसिलिटीज़ देना और लद्दाख में फैसिलिटीज़ देना ज़मीन अंतर का फ़र्क है, यहाँ के हालात को नज़र में रखते हुए। और उसके ऊपर कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये हुआ, 2010 में जो फ्लड हुआ था, यहाँ अनप्रेसिडेंटेड फ्लड हुआ था, उसके वजह से भी फ़र्क बहुत पड़ा। जो हमारा मेन स्विच सिस्टम लगा था, जिसको मैंने ही इनॉग्रेट किया था, वो हमारा सारा उड़ गया फ्लड में। मोबाइल में उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अगर एयरटेल का मोबाइल कनेक्शन चल रहा है तो फिर BSNL का क्यों? इन्होंने कहा ना, एयरटेल का ले में ही सीमित है, वेयरएज BSNL का कवरेज पूरा डिस्ट्रिक्ट में है मोरलेस। और इसका ये वॉश आउट हो जाने के कारण इसका सैटेलाइट जो कनेक्टिविटी, जो लाइंस इनके पास लिमिटेड है, उसके वजह से जब समर में हजारों के संख्या में यहाँ जब टूरिस्ट आने लगते हैं तो इस पर लोड बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन तो इसके पीछे हम लोग लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम लोग दिल्ली में 2-4 बार कपिल सिब्बल जी से मिले। हाँ। उन्होंने सारे अपने कमिश्नर सेक्रेटरी सारों को बुलाया, उन्होंने कहा करवाएंगे। काफ़ी फ्रंट पर प्रोग्रेस हुआ, लेकिन पूरा अच्छी तरह से अभी तक नहीं हुआ। दोरजे साहब, अगर ले के फ्लड की भी बात करें तो 1.5 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद से 1.5 साल में तो काफ़ी कुछ सुधर जाना चाहिए था। देखिए, BSNL में आपको पता है कि करीब 3 सालों से हमारा टेंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। इंटरनेशनल लेवल का ये टेंडर होता है और इसमें एक्चुअली कोई पर्टिकुलर बिडर कोर्ट में चला गया, स्टे लग गया, तो इस वजह से 3 साल तक टेंडर फाइनलाइज नहीं हो पाया है। अब इस साल ये टेंडर फाइनलाइज हुआ है, तो इस साल का प्रोग्राम है, इस साल मोबाइल स्विचिंग सेंटर अभी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये परचेज ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और ये विंटर के आने तक ये इसकी आने की संभावना है। जी नेगी साहब, अब आपको जोड़ना चाहूँगी इस पूरे कार्यक्रम में। अभी तक हमने लोगों के फैसिलिटीज़ दिए जाने की बात की, बाहरी लोगों के आने जाने को लेकर बातचीत की और उनके कम्युनिकेशन को लेकर बातचीत की, लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत है यहाँ की, उस सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में आप लोगों की संस्था की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं? इस संबंध में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लद्दाख की जो संस्कृति है वो बौद्ध संस्कृति है। 95% यहाँ के जनता जो है बौद्ध से संबंधित है। तो किसी भी
संस्कृति या सभ्यता को बनाए रखने के लिए जो है उसका वाहन जो है भाषा होती है। यदि भाषा में उथल पुथल आ जाती है तो लोगों के विचारों में भी, संस्कृति में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ की जनता ने भी कई बार सरकार से ये अनुरोध किया है कि बोटी भाषा को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत जो है संकलित किया जाए। यदि आप भारतीय संविधान को आप देखते हैं तो 29 अनुच्छेद के पैरा 1 में ये लिखा है कि अल्पसंख्यक जो भाषा है उसको जो है देश को जो है उसकी संरक्षण देनी चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय संविधान के धारा 350 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्र को और स्थानीय प्रशासन को उसकी भाषा, संस्कृति की जो भाषा है उसको समर्थन दें। तो मैं समझता हूँ एक उसकी कमी है। लेकिन फिर भी जो हमारे जो आप संस्थान के बारे में आपने कहा CIBS, इसकी स्थापना 1959 में शुरू हुआ था। तो उसके पश्चात जो है आज तक यहाँ की जनता ये चाहती है, यहाँ तक कि BJP का हो या कांग्रेस का हो, मैनिफेस्टो में भी ये लिखा था कि इस संस्थान को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया जाए। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसलिए मैं समझता हूँ नहीं, लेकिन अगर इस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, अगर यहाँ पर बोटी भाषा को रिकॉग्निशन दे दिया जाए, तो क्या इस संस्कृति को बचाने और संरक्षित करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकेगी, बड़ा योगदान हो सकेगा? निश्चित ही, जैसे कि मैंने कहा, भाषा जो है संस्कृति और सभ्यता का आधार होता है, संवाहक होता है। तो उसको समर्थन दिए बिना जो उस संस्कृति संरक्षण जो है संभव नहीं हो सकती। जी, और लेह लद्दाख की एक बड़ी पहचान यहाँ की बौद्ध मॉनेस्ट्रीज भी हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस पर बातचीत करेंगे कि इस संस्कृति को साथ लेकर विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम यहाँ की जनता से भी सवाल जवाब करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लद्दाख के इस इलाके को रेन शैडो एरिया माना जाता है, लेकिन आज जब हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, खुली वादियाँ हैं, अच्छा मौसम है, लेकिन बारिश हो रही है। पर यहाँ की जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस बारिश के बावजूद आप लोग बहुत धैर्य बनाकर बैठे हैं और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। लेकिन पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी स्पलबर साहब, 17 सालों में आपने लेह लद्दाख को कितना विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और किस तरह की अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरा हो पाई हैं? देश को स्वतंत्र हुए 66 साल हो रहे हैं। 66 साल में से केवल 17 साल ही लद्दाख को हम लोग लद्दाखी ही संवार रहे हैं विकास के क्षेत्र में। पिछले सालों में इतने बड़े क्षेत्र को या दिल्ली से या श्रीनगर से एक अधिकारी आकर 2 साल के लिए इसको एडमिनिस्टर करते हैं। जिसने ना कभी लद्दाख का नाम सुना है, ना लद्दाख के हालात को देखा है, उसको 1 साल समझने में लगता था, दूसरा साल कुछ करने का सोचता था तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। तो जितना विकास काउंसिल आने के बाद यहाँ हुआ है वो मैं आपको कह रहा हूँ पहले 50 सालों में नहीं हुआ। लेकिन लद्दाख की समस्याओं को आप दिल्ली के हालात के हिसाब से या श्रीनगर के हालात के हिसाब से उस लेजिस्लेशन के साथ करना चाहें तो असंभव है। आप इसलिए विकास यहाँ के के लिए अलग बिंदु बता दीजिए कि कौन कौन से नाम किस मद में ज्यादा विकास हुआ है, किसके क्षेत्र में ज्यादा विकास कनेक्टिविटी में लीजिए, रोड देने का ऑलमोस्ट 98% रोड गाँव का कनेक्टिविटी हो गया। उसी तरह एजुकेशन में पहले यहाँ बहुत बुरी हाल था, अभी भी कोई खास अच्छा नहीं है, लेकिन पहले के तुलना में बहुत अच्छा यहाँ सुधार आया हुआ है। उसी तरह जो प्लान बनता है, देखिए ना, कॉलेज है जो डिग्री कॉलेज भी तो 95 में बना ना काउंसिल आने के बाद, उससे पहले तो डिग्री कॉलेज भी नहीं था। हर एक चीज के लिए यहाँ के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा और इस ऊंचे पहाड़ों के कारण हमारा आवाज ऊपर तक पहुंचते नहीं थे। देखिए ना, बाद में हमें ये काउंसिल मिला। इट इज एन इंटरिम अरेंजमेंट until you have a permanent solution to the vexed issue of Kashmir. To solve the problems of Ladakh, you must have special provisions for it. नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। देखिए अभी टेलीफोन की बात की, दिल्ली का कानून और श्रीनगर कानून के लेकर यहाँ नहीं कर सकते हैं। 2 साल के लिए यहाँ आना है ट्रांसफर के लिए, नॉन लोकल एम्प्लॉयज कोई आना नहीं चाहते हैं यहाँ पर।
लोकल एम्प्लॉयज़ को आप नहीं ले सकते क्योंकि आपका कानून आ जाता है बीच में। देखिए ना, यहाँ का ट्रांसफर पॉलिसी है, केवल 1 साल के लिए आता है। 1 साल में पूरे लद्दाख को घूमना भी चाहे तो उस एम्प्लॉय को पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन लोकल लोगों को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? अब पूछिए ना जाके सरकार से, क्यों नहीं कराया जा सकता? हम तो कहते आ रहे हैं अभी तक। ये सारा लद्दाख की समस्याओं को सोल्यूशन देने के लिए ये सारे अलग चीजें यहाँ देने की जरूरत है। नहीं, लेकिन लोकल लेवल पे क्या स्किल्ड लेबर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की कमी है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है? पहले रहा है कमी, हाँ। अभी नहीं है। हमारे नौजवान, हमारे जो यूथ है वो आगे आ रहे हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे स्किल्ड है, क्वालिफाइड है। उनको तरजीह देना पड़ेगा। या तो आप वहां से भेजिएगा, नहीं भेज सकते तो लोकल जो अवेलेबल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है उनको तो लीजिए, तभी यहाँ के लिए आप समाधान दे पाएंगे ना। तो लद्दाख के हालात के लिए अलग से हर एक चीज होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा ये सेंट्रल एशिया है। यहाँ 7 महीना कटा रहता आपका देश का 6-7 साल हुआ, अभी तक वी आर बीन डिप्राइव्ड ऑफ विद एन ऑल वेदर रोड विद द मेनलैंड। जी। तो आप विकास क्या करेंगे? आंगचुक साहब, मान लीजिए कि स्किल्ड लेबर्स की कमी है जो इस तरह के कामों में आ सकें, लेकिन अगर एग्रीकल्चर पे भी 70% लोग डिपेंडेंट हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी क्या कोशिशें हो रही हैं? कि सरकार की तरफ से तो बहुत कोशिश चल रही है, जो नॉर्मल स्कीम्स होती है, हाइब्रिड सीड्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेन जो ले के जो फार्मर्स है वो मैक्सिमम जगहों पर हमारे बारले ग्रो करते हैं, तो यहाँ के जो मेन जो स्टेपल फूड है। तो आप देखिए हमारे सरकार के यही हिल काउंसिल के यही कोशिश रहे कि भाई बाकी जो कैश क्रॉप होगा या इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स हुआ, तो वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़ोरों पर मतलब लोग कोशिश जारी है इस वक्त। और मैक्सिमम जगहों पर जैसे कि यहाँ पर लेके बाज़ार में या लेके मार्केट में तो सप्लाई करते ही हैं, साथ ही साथ इंडियन आर्मी को भी सप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि वेजिटेबल्स मैक्सिमम लेवल पर हम लोगों ने यही बढ़ावा दिया हो कि चाहे लेके आसपास के गांव हो, इंडस बेल्ट में हो, चाहे नुब्रा वैली हो, चाहे खलसे ब्लॉक हो। लेकिन साथ ही साथ देखिए एग्रीकल्चर की जो बात की, वीट और बाकी चीज़, तो देखिए साल में एक बार एक क्रॉप मिलती है। हमारे यही कोशिश रहता है कि भाई उसमें किस तरह से हम कैश क्रॉप को भी इंक्लूड करें, जिसमें फार्मर्स को एक इंटेंस उनको फ़ायदा बन रहा है। एक और यहाँ के लोगों की समस्या है वो पश्मीना वूल को लेकर है। सबसे बेहतरीन किस्म का पश्मीना मिलता है, लेकिन जितनी कीमत उसकी बाज़ार में है उतनी कीमत किसानों को नहीं मिल पाती या उसके संरक्षकों को नहीं मिल पाती। उसे दिलाने के लिए क्या कोशिश? देखिए उसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पश्मीना तो वाकई देखिए पूरा दुनिया भर में जो ले में जो ग्रो होता है, ले का जो पश्मीना दुनिया भर में सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है। इस वक्त हमारे जो प्रोडक्शन है तकरीबन 40 टन जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे जो नोमैड्स है, स्पेशली ईस्टर्न सेक्टर जो कि इसमें पड़ती है, चंगतंग बेल्ट कहते हैं, चंगतंग इलाका जो कि हमारे नोमैड्स है, जो कि वाकई जो इसी शीप और गोट्स, पश्मीना गोट्स को रेयर करते हैं, वहाँ के लोग देखिए जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनका पहले जो प्राइस मिलते थे अब काफ़ी हद तक देखिए इंक्रीज़ हुआ उसमें। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग के ज़रिए हमने हमारे यहाँ पर एक कोऑपरेटिव के लोग चला रहे हैं जिसमें एक डीहायरिंग मशीन लगाया हुआ है। जो रॉ वूल जो हम लोग फार्मर से लेते हैं उसको डीहायरिंग मशीन के ज़रिए हम लोग साफ़ करते हैं और उसमें जो वैल्यू ऐड हो जाती है। आज पश्मीना जो तो ये मशीन्स जो हैं वो अगर यहाँ पे स्थापित कर दी जाए, इंडस्ट्रीज को यहाँ लगा दिया जाए तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ यहाँ पर ही लगाया हुआ वो मशीन। आप देखिए फर्दर जो वैल्यू एडिशन वो यहाँ पर नहीं हुआ। इस वक्त देखिए हिल काउंसिल जो CSE साहब भी आगे इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, उसमें देखिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर ला रहे हैं। क्योंकि किसी भी जगह पर देखिए जब तक कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले में आना, तो वैसे पहले भी बात काफ़ी हुई कि भाई ले में नहीं आना चाहता है, बट हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली एक अगर उनको फैसिलिटीज़ दिया जाए, जिसमें बिजली एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपने ग्रो करना है तो उनको बिजली दे दें, लैंड हम दे देंगे। तो बिजली देखिए जब हमारे ये जो नियमो बसगो जो हाइडल प्रोजेक्ट जब 45 मेगावाट जब यहाँ पर पैदावार हो जाएगी, होने के बाद इंडस्ट्रीज जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जब मतलब आएंगे आप ये कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आने लग जाएंगी और यहाँ के लोकल लोगों को जो किसानी से जुड़े हुए हैं या पश्मीना के कारोबार से जुड़े हुए हैं या हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ फ़ायदा इससे मिलने लगेगा। लेकिन आपसे सवाल करना चाहूँगी पलजोर साहब, किसी भी सोसाइटी के लिए जितना ज़रूरी रोज़गार है, जितना ज़रूरी वहाँ का और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना ही ज़रूरी उस सोसाइटी का बैलेंस रहना भी है। लेकिन बैलेंस के लिहाज से देखें तो 2011 के आंकड़े ये कहते हैं कि लेह में
पर 1000 मेल पर 550 से कुछ ज़्यादा महिलाएं हैं। ये इतना बड़ा गैप क्यों हो रहा है मेल फीमेल रेशियो में? और अगर इतना बड़ा गैप होगा तो सोसाइटी के विकास में, डेवलपमेंट में ये तो एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर मेरे से बेहतर डीसी साहब दे सकते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि वाकई 2011 के जो जब सेंसस हुई थी उस वक्त देखिए हमारे जो मेल फीमेल रेशियो में थोड़ा सा अंतर ज़रूर आई है। उसमें जो जितना रेशियो नेशनल लेवल के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं थे। उसका मेन मकसद वही था कि जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स है यहाँ पर, ट्रूप्स यहाँ हैं, जिस वक्त सेंसस हुआ था, ये किसी भी जगह पर देखिए जो भी लोग यहाँ पर रहते थे उन सब का सेंसस हुआ था, इंक्लूडिंग द आर्मी पर्सनल, और जो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे। जितने भी जो आर्मी पर्सनल थे उनके फैमिलीज यहाँ पर नहीं थे। तो वो जो रेशियो 30-40 हज़ार जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनके फैमिली उसमें इंक्लूड नहीं किया। Important area of India at the border, there is overwhelming presence of armed Army. forces over here. When you conduct surveys or census, they count all the Residents. souls residing in that particular particular area. area. Achha. Now, in soldiers, you have only male soldiers. There are no female. Okay. So obviously, the imbalances in the Imbalance local उसी की वजह population, से। local ratio would come there. Thereby, you see the big gap. हमारे वो है लद्दाख के कारण है रो- आपका। उसमें ratio लद्दाख के में- हमारे उसमें कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आप जब सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं, जी। सोशल सेक्टर में हेल्थ भी एक बड़ा सवाल है है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत लैक कर रहा है आपका ये इलाका, क्योंकि मैंने ये देखा कि 8.9% प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही अभी आपके लद्दाख के लेकिन ओवरऑल एरिया में मौजूद हैं। जी। इतने कम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्यों हैं और क्यों इसको सुधार करने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ गांव आपने देखा, हाँ। एक गांव का रेडियस ही 50 से 100 किलोमीटर के बीच होता है, और एक गांव का जो हाउस होल्ड होता है 7 से लेकर आपका 60-70 तक होता है। वो फैमिलीज भी आपका पासिस के आसपास बिखरे होता है। अभी तक इट हैज़ वर्चुअली बिकम इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड कम्युनिटी सेंटर और हेल्थ सेंटर्स इन ईच एंड एवरी विलेजेस। जितने भी आपके बड़े गांव हैं यहाँ पर, जिसमें 25 घर से ज़्यादा हो, वो सारा कवर हो चुके हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे जगह जहाँ 4 फैमिली 5 फैमिली से, वहाँ पर अभी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वगैरह पहुँचना बाकी है फॉर्मली। लेकिन उसको ध्यान रखने के लिए वहीं पर से कुछ लोगों को लेकर ट्रेन करवा के फॉर केसेस ऑफ इमरजेंसीज वो डील कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा बड़ा इमरजेंसी हो तो वहाँ पर जो रखा हुआ जो कार्यकर्ता है वो अगले कम्युनिटी सेंटर पर ले जाते हैं या उससे बड़े सेंटर पर ले जाके स्वास्थ्य का समाधान वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी, ना केवल यहाँ, वो तो पूरा देश के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर है। लेकिन स्वास्थ्य एक समस्या रहा है। लेकिन आप मुझे एक आज्ञा दे तो मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा लद्दाख का। बिल्कुल ज़रूर दीजिए। लद्दाख को जो आप देख रहे हैं, ये एक सदियों से एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग सोसाइटी रहा है। गुर्बती बेशक रहा है यहाँ पहले, लेकिन यहाँ कभी भी हमारे इतिहास में स्टारवेशन डेथ नहीं हुआ। बेशक एक क्रॉप मिलता था यहाँ, उसी को खा पी कर लोग सुखी रहते थे। अब चूंकि लद्दाख पूरे दुनिया के साथ कांटेक्ट में आया, ओपन अप हो गया, बीते हुए 20-25 सालों में द काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच वी सॉ इन द लास्ट 20-25 years, आई थिंक वी वुड नॉट हैव सीन इन थाउजेंड्स ऑफ years, बिकॉज द चेंज वाज सो एब्रप्ट। इतना अचानक सडनली आ गया। टूरिज्म आने लगे, एयर सर्विसेज आने लगे, रोड कनेक्टिव हो गए। लेकिन जो ये अभी बूम आ रहा है, ऐसी बात नहीं, अभी जो फाइनेंशियली चेंज ऐसा, मैं इसको सस्टेनेबल नहीं मानता हूँ। इट कुड प्रूव सुसाइडल फॉर लद्दाख। नहीं, लेकिन आप जो आधुनिक समाज है उससे अपने आप को काट के कैसे रख सकते हैं? मैं नहीं रख कुंजन सकते। साहब के पास आना चाहूंगी। कुंजन साहब, आपके पास देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं इस इलाके को देखने के लिए, यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए, और इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत वादियों का एक तरह से लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि लद्दाख के जो लोग हैं वो कितनी मुश्किल हालात में रहते हैं। देखिए, यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो पिछले जब से टूरिज़्म लद्दाख के लिए खोला गया था, फॉरेन टूरिस्ट 1974 से लेके आज तक फॉरेन टूरिस्ट का यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर रहा है फॉरेन डेस्टिनेशन के लिए। उनका ज़्यादा, जैसे फॉरेनर्स का ज़्यादा डिमांड, दे आर नॉट डिमांडिंग नहीं होते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो 3-4 सालों में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट का जो फ्लो बढ़ा है, पिछले 20-22 सालों में डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ही कम
संख्या में यहाँ आते थे, मगर इन्हीं 3-4 सालों में यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट का काफ़ी यहाँ पे फ्लो बढ़ा है और डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो काफ़ी डिमांडिंग होता है। और इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो विदेशों से आने वाले लोग हैं वो ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, डोमेस्टिक टूरिस्ट जी ज्यादा डिमांडिंग डोमेस्टिक है। टूरिस्ट ज़्यादा डिमांडिंग है और फॉरेनर्स जो है वो हमारे कल्चर को, हमारे प्रॉब्लम्स को, हमारे सब कुछ मतलब जो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो उनको पहले ही पढ़ के आते हैं थ्रू बुक्स या थ्रू किसी भी मीन्स से। उनको पता होता है कि लद्दाख एक टफ एरिया है, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सारे बातों का जानकारी होता है। इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोकल टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज हैं जी, जी। वो डोमेस्टिक टूरिस्ट को ये नहीं बताती हैं कि लद्दाख जाके आपको किस तरह की हालात में रहना है और किस तरह से आपको उसके साथ एक्लिमेटाइज करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो अपने लेवल पे काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करता है। वेयर एज डोमेस्टिक टूरिस्ट को जो भी टूर ऑपरेटर होता है हम उनको पूरा ब्रीफिंग देते हैं यहाँ के रोड कनेक्टिविटी के बारे में, यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में। अब जब कोई गेस्ट यहाँ पे आता है तो वो पैसा खर्च करके आता है तो वो हमारे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है जब हमने इस पैकेज को इतने हज़ारों में ख़रीदा है तो हमें फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, हमें पूरा जो हमें आइटिनरी में होता है या जो पैकेजेस में होता है उसको हम ये कह के डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। मगर कोई टूरिस्ट लोग समझते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं। तब भी हमारे जितने भी यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स हैं या जितने भी टूरिस्ट रिलेटेड लोग हैं वो पूरा कोशिश करते हैं कि जो भी गेस्ट चाहे फॉरेनर हो चाहे डोमेस्टिक हो लेह में आए, यहाँ से खुश होके जाएं और लोगों को बताएं कि लद्दाख में और आने के लिए जो लोग भी आते हैं वो लद्दाख की दो पहचान लेकर आते हैं। एक तो नेगी साहब, एक तो पहचान ये होती है कि लेह एक सांस्कृतिक विरासत के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लेह में जो खूबसूरती है उसे देखना है उन्हें। जो सांस्कृतिक विरासत है उस सांस्कृतिक विरासत के लिए और बुद्धिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आपकी जो संस्था है वो क्या समझती है कि क्या क्या होनी चाहिए? आपने एक बात कही कि बोटी भाषा का को नेशनल लैंग्वेज में शामिल करना वो अमृता जी, मैंने आपका इसलिए वो दिया था कि जो सरकार जो है इस पर उपेक्षा जो रख रही थी उसके और मैं आपके माध्यम से वो दिखाने चाह रहा था। जहाँ तक हमारे CIBS का योगदान का प्रश्न है लद्दाख की संस्कृति के विकास में, हमारे यहाँ पर जो 50 फीडर स्कूलें चलती है संपूर्ण लद्दाख में, जो जहाँ मोनेस्ट्री है वहाँ पर हम जो है प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को देते हैं और उसके साथ साथ जो है इस समय लगभग 1000। लेकिन मॉडर्न नीड के हिसाब से क्या ये शिक्षा पर्याप्त है? मैं समझता हूँ जैसे कि मैंने पहले कहा लद्दाख जो है बहुत बुद्धिस्ट एक प्रकार से वो है क्षेत्र है, इसलिए जो है निश्चित रूप से यहाँ पर जो है बौद्ध संस्कृति पर विशेष रूप से ध्यान देना ज़रूरी है। इसलिए जो अभी CIBS की स्थापना हुई है वो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बौद्ध संस्कृति को भी अवगत कराना है। इसलिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी कारगर सिद्ध है, काम कर रही है। तो जैसे कि आज तक मैं कह सकता हूं कि संस्थान की स्थापना के बाद लगभग 2,5-3 हज़ार विद्यार्थी निकले होंगे। उसमें कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अपनी क्षेत्र में नहीं विदेशों में जाकर के भी बुद्धिस्ट सेंटर चला रही है। और यही नहीं कि साउथ इंडिया आदि में जहां पर बड़े बड़े विहार हैं वहां पर ही हमारे लद्दाख के गेशे खिम्बो लोग अध्यापन करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि इस CIBS का अपना जो है यूनिक योगदान है। लद्दाख की संस्कृति के बारे में साथ साथ यहाँ के लोगों की समस्याओं के निदान के लिए जो यहाँ पर पैनलिस्ट मौजूद हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम लोगों के पास भी चलेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। किसी भी समाज और संस्कृति का विकास तभी हो सकता है जब उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी होती रहें और यहाँ पर लेह की जनता भी मौजूद है हमारे साथ जो आज यहाँ पर मौजूद मेहमानों से सवाल करना चाहती है उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं हैं, उनके सरोकार किस तरह के हैं और उन्हें अपने विकास के लिए क्या दिशा चाहिए। जी, यहाँ पर एक काउंसलर हैं जो कि हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य हैं। जी, आप सवाल पूछिए अपना परिचय देते हुए।
जी मैडम, मेरा नाम सवांग रिगजिन है। मैं एक काउंसलर हूँ। मैं नुब्रा से एक कंस्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अभी डिस्कस हुआ यहाँ पे, और जो हिल काउंसिल के परव्यू में आ जाता है वो सारा हमें सॉल्व हो जाता है आसानी से। यहाँ पे इस तरह की इश्यूज हैं, जिस तरह नुब्रा लद्दाख का एक पार्ट होते हुए भी एक इंडियन को परमिट लेके जाना पड़ता है। इस तरह का प्रॉब्लम्स है। इनर लाइन परमिट के इशू है। शायद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की चीज़ों को शायद हटाना चाहिए। उस हिसाब से हमें टूरिज़्म का प्रमोशन होगा। और टेलीकम्युनिकेशन का बात करें तो ये कम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीकम्युनिकेशन ही नहीं, रेडियो की बात करते हैं तो बैड रिसेप्शन, बहुत ही हमारा लोकल रेडियो का बहुत ही रिसेप्शन कमज़ोर होता है बॉर्डर एरिया। जी, आपका सवाल समझ में आ गया। आप जवाब दीजिए जी। उसमें देखिए, जितने भी जो काउंसलर साहब सही कहते हैं कि जो भी इंडियंस यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फॉरेन टूरिस्ट हो, उसके लिए होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है कि जो भी मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया जिसमें हमारे इनर लाइन परमिट इशू किया जाता है वो पूरा नुब्रा वैली होता है। नुब्रा वैली जो भी खरदोंगला भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडिंग आपके पैंगोंग लेक जो जाने वाला होगा। उसके लिए वाकई मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से डायरेक्टिव है, नोटिफिकेशन निकला है कि भाई उनके लिए एक पास इनर लाइन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से इशू किया जाएगा। लेकिन अपने ही देश में रहकर अपने ही देश की ज़मीन में घूमने जाने के लिए इस तरह के पास, इस तरह की परमिशन की ज़रूरत क्यों? उसमें ज़रूर देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त यही सोचा था कि भाई ये बॉर्डर एरियाज़ पर है, क्योंकि कुछ जगह जैसे कि फॉर इंस्टेंस पिछले बार तुर्तुक एरिया भी खुला था, उसमें आगे जो कुछ और भी एरियाज़ है, लेकिन उसमें यही कि यहाँ के जो बाशिंदा, यहाँ के जो लोग इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इंडियन टूरिस्ट का भी ये काफ़ी मतलब ये जो भी यहाँ पर आते हैं वो भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर गिला शिकवा करते हैं, लेकिन हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से ये डायरेक्टिव आया है, इंस्ट्रक्शन आया है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन भी किया है कि दिस शुड बी टेकन, ये नहीं होना चाहिए, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसके ऊपर ये फैसला लेंगे, हमने टेकअप कर रखा है। ये देखिए, इन्होंने कहा ना, जहाँ पर जो लोकल इश्यूज मसले हो काउंसिल के दायरे में आता वो हम रिजोल्व कर लेते हैं। बहुत सारे इश्यूज है जो स्टेट के दायरे में है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में। अब जिन्होंने ये प्रश्न जो इन्होंने पूछा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। लद्दाख को देश के किसी और भाग के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, कुछ रेगुलेशन तो आपका होना पड़ेगा। अब किस तरह से हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का दायरा है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने टेकअप कर रखा है कि ये सारा हटना चाहिए, लेकिन आपके देश के सुरक्षा के साथ भी तो आप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जी, सुरक्षा की बात एक जगह है, लेकिन कम्युनिकेशन का सवाल भी उन्होंने उठाया। उस कम्युनिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए क्या करें? जी बिल्कुल। अभी जैसे नुब्रा में अभी हम लोग एडिशनल टावर्स लगा रहे हैं, और डीएसपीटी तो ऑलमोस्ट सारे रेवेन्यू विलेजेस उसे कवर्ड है, और बाकी जो हैमलेट्स है जहाँ पे कोई कवरेज नहीं है, एक रेवेन्यू विलेज के अंदर कुछ डिस्टेंस पे कुछ हैमलेट्स भी होते हैं, तो उसके लिए भी डीएसपीटी के लिए टेकअप किया जा रहा है। और 5.5 करोड़ का ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो काम शुरू हुआ था 3 साल पहले, वो भी इस साल कंप्लीट होगा। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर जब पूरे लद्दाख का आएगा तो फिर साथ ही साथ नुब्रा का भी बहुत वो इम्प्रूव हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक ले फ्लड विक्टिम भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम दावा है, और एक बाढ़ पीड़ित होने के नाते मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, राज्य सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन्हें, कि उन्होंने जिस तरह से हम बाढ़ पीड़ितों की सहायता की, उस समय हमें राशि भी उपलब्ध कराई और एक हट भी बना के दिया जिसमें हम रह रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभी एक पैनल का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि लद्दाख किस जगह पे हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, कितने हम यहाँ पर महंगाई भी है, सीमेंट देखिए बाहर से आता है, सरिया बाहर से आता है, हर एक चीज़ का रेट यहाँ पर डबल हो जाता है। तो उस आपने सहायता तो बहुत अच्छी की, जितना राशि दिया, मैं चाहता हूँ कि क्या आप उस राशि को बढ़ा सकते हैं? क्या बाढ़ पीड़ितों की जितनी आपने सहायता की उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति है उस हिसाब से यदि आप और इसमें कुछ इजाफा कर सकते, भारत सरकार, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें यदि और कुछ आप और बढ़ा सकते हैं तो उससे और साहब, आप फायदा इसका होगा। जवाब देना चाहेंगे? उनका सवाल ये है कि क्या जो मुआवजे की राशि दी गई उसे और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो रहन सहन की मुश्किलें हैं उसको देखते हुए उनको लगता है कि मुआवजा कम है। जी हाँ, जैसे इन्होंने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से इनको जो राशि दिया गया वो बाकी जगहों पर जिस प्रकार का राशि दिया जाता है उससे वैसे भी बढ़ के दिया गया हुआ है। जिस प्रकार का रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडेक्स कॉस्ट इज सो एक्सपेंसिव ओवर हियर, एक बैग का सीमेंट यहाँ 600 रुपये में मिलता है। इनका कहना भी सही है, महंगा है, लेकिन सरकार का भी एक अपना लिमिटेशंस होता है। देखिए ना कितना आगे बढ़ा है, इनको जो ज़मीन जो है सस्ते में दिलाया गया,
और यहाँ पर लोकली जो कुछ इनको सपोर्ट दिया जा सकता है वो दिया है। हम तो टेकअप कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी सरकार ने आगे बढ़कर बाकी जगहों के तुलना में यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सहयोग दिया हुआ है। जी। हमारे तरफ से टेकअप कर रखे हैं। अंशुक साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जो राष्ट्रीय परिदृश्य में लेह का चित्र उभरता है वो क्लाउड बर्स्ट से पहले और क्लाउड बर्स्ट के बाद की तस्वीर उभरती है। लोग लेह को इसी तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या क्लाउड बर्स्ट के बाद इस लेह के विकास में उस तरह से योगदान हो पाया सरकारी संस्थाओं का या नहीं, जिस तरह का होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि जो 2010 के जो 2010 के जो फ्लड के बाद जितना यहाँ पर विकास हुए, तो ये तो एक देखिए हर एक देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ले लीजिए, हॉस्पिटल के बिल्डिंग ले लीजिए, इसी तरह आपके ले के शहर ही देख लीजिए जहाँ पर हमारे रोड कनेक्टिविटी, रोड सरफेसिंग बहुत ख़राब थी। लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद आई है हमें, टास्क फोर्स की तरफ से भी मतलब पैसा आई है, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब देखिए इम्प्रूवमेंट हमने रिस्टोर कराया इमीडिएटली आफ्टर द फ्लड, और उसमें काफ़ी पैसा मिला। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के जो पैकेज थे, हर एक चीज़ मतलब मद्देनज़र रखते हुए, जिसमें पानी के सबसे मेन चीज़ था, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पैकेज के तहत तकरीबन 7 करोड़ एक हमारे लिफ्ट वाटर सिस्टम जो यहाँ पर डैमेज हुआ था उसको रिस्टोर करने में वो ऑलमोस्ट हो चुका है। इसी तरह बिजली का देखिए यहाँ पर 4 मेगावाट का तकरीबन 8 करोड़ का एक पैकेज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के तहत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था, वो भी उसमें आकर मतलब हमारे जो हॉस्पिटल का एक बिल्डिंग भी थी उसमें तकरीबन एक ब्लॉक बन रही है। तो उस हिसाब से देखिए इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा हो या बाकी चीज़ें में टूरिज्म का मैं ले लेकिन लेता हूँ। आप लोग जो कर रहे हैं उससे जनता कितनी संतुष्ट है? इस पर सवाल पूछने के लिए स्टैंजिन हमारे साथ हैं। स्टैंजिन, आप सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून। मैं लेक एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और एक आम जनता के हिसाब से जो हम झेलते हैं, मेरे ख्याल से सारे साथी मानेंगे अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के इशू को रेज़ करूँगी। हमारी बहुत सी आशाएं थी, होप्स थी, एस्पिरेशंस थी जब हमारा ये मीटर सिस्टम इंस्टॉल हुआ था। हमने सोचा था कि थिंग्स विल वर्क आउट मच फुल बेटर, मगर कह सकते हम अफसोस के साथ कि जितना इलेक्ट्रिसिटी में एफिशिएंसी आना चाहिए था, जितना स्ट्रिंग बनना चाहिए था, वो बना नहीं। इस वक्त देखिए यहाँ पर वाकई आप सही कह रहे हो कि कटौती इस तरह इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे जितना रिक्वायरमेंट हो पब्लिक के उतना हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है पावर के। जरा बताता हूँ जी, पावर का जैसे इन्होंने पहले कहा, यहाँ आज तक डीजल चलाया गया, 20 करोड़ सालाना खर्चा होता था, पोल्यूशन होना, उसमें पिल्फरेज बहुत चीज़ें होता था। हम लोग चाहते थे कि यहीं पर कैप्टिव जनरेशन हो, जिसके लिए हमने कोशिश करवा कर ये नेमो बसगो जो बन रहा 45 मेगावाट का वो थ्रू करवाया। और पहले साथ में एक ग्रिड का जिसमें 1900 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंदर सैंक्शन हो चुका है, उसका काम अब जुलाई से शुरू होगा। जब एक बार आपका ग्रिड लगेगा तो देयर इज इमेंस पोटेंशियल फॉर पावर जनरेशन इन लद्दाख, सोलर, जियोथर्मल, हाइड्रो, ऑल। लेकिन यहाँ करके वहाँ नहीं ले जा सकते थे तो फायदा भी नहीं था। आने वाले सालों में आपका पावर सिनेरियो यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी का हालत पिछले 2 या 4 साल पहले था उससे बहुत अच्छा हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आने वाले सालों से जवाब मिल गया होगा, अच्छा लेकिन एक और दर्शक है टी सैम्पल, आप अपना सवाल पूछिए। जुले, मेरा नाम टी सैम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ पाली इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे लेह लद्दाख जो हेरिटेज कल्चर का बहुत ही अमीर है, तो हमारा ये अमीर होने का वजह जो है वो भाषा है। तो हमारे यहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट और कलगी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बोटी भाषा यूज़ होते हैं, और ये जो है सारे हिंदुस्तान के पूरे हिमालयन रीजन में हमारे ये बोटी भाषा यूज़ होते हैं। तो हमारा ये 35 सालों से ये द इंक्लूजन ऑफ बोटी लैंग्वेज के बारे में हमने काफ़ी यहाँ पे डेलीगेशन होते रहा, पीसफुली यहाँ पे रैली होते रहा, अभी तक कोई असर नहीं हुआ। भाषा है हमारे संस्कृति का एक अभिन्न भाग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा, जो लद्दाखी हम कहे जाते हैं, इस भाषा को सीमांत पूरा हिमालयन क्षेत्र में बोला जाता है, स्क्रिप्ट एक ही है, लेकिन हर जगह इस भाषा का अपना अपना नाम है। जिस तरह लद्दाख में लद्दाखी बोलते थे तो कहीं और लाहौली, सिक्किमीज या भूटानी बोलते थे। अब कुछ ऐसा तकनीकी कारण था भारत सरकार के पास, जिसकी वजह से जो संख्या इसका बोलने वाला बहुत कम पड़ता था, क्योंकि आपका संविधान में जो इसका प्रावधान है उसी के हिसाब से आपका ये हो सकता है। तो उसको लेकर बहुत सारा काम हुआ है, इसके ऊपर बहुत आगे बढ़ा है। इसके बारे में सहयोग हमारे संसदों से भी मिला है। मुझे आशा है आने वाले सालों में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में टाइम लगता है।
तो हम लोग पूरा आशावंत है कि आने वाले सालों में हो जाएगा। ये बहुत ही आवश्यक है। नेगी साहब को भी शायद यहाँ से कुछ आश्वासन मिला होगा। लेकिन नेगी साहब, एक बौद्ध संस्कृति के बारे में मेरा सवाल है कि आखिर देश के जो युवा हैं उनका उस तरफ रुझान क्यों नहीं है, और उनका उस तरफ रुझान पैदा करने के लिए या अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई में वो क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं, कैसे उसे इस तरह का बनाना चाहते हैं कि जो युवा हैं उन्हें रोज़गार भी मिले, उन्हें अपनी संस्कृति को बचाने का मौका भी मिले, और उन्हें एक तरह से बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिले? जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज बौद्ध धर्म दुनिया में एक फैशन के रूप में दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यदि आज हमारे युवा एवं युवतियाँ इस चीज़ को अगर समझें, मैं समझता हूँ इसमें बुद्धिज़्म में अभी बहुत बड़ा मार्केट है मेरे दृष्टि से, इवन अर्निंग की दृष्टि से भी। मार्केट का मतलब क्या है मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जानता, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई। अगर आप आज दुनिया में देखेंगे, लोगों की समस्या रोटी कपड़ा को लेकर के नहीं है। आज लोगों की समस्या मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं। इन सब के संबंध में बुद्धिज़्म में तथागत बुद्ध से लेकर आज तक 2600 वर्षों तक इतना मंथन, चिंतन, विचार हुआ है कि अगर उसको हमारे युवा युवतियाँ ध्यान दे करके, जिस प्रकार के एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कोई पेरेंट्स ध्यान देती है, उस पर खर्च करती है, ऐसा ही अगर एक अपने बच्चे को, प्रतिभाशाली बच्चे को अगर बुद्धिज़्म में अध्ययनरत कराएं और उसका समर्थन करें, सपोर्ट करें, फाइनेंस करें, मैं समझता हूँ वो एक इंजीनियर और डॉक्टर बनने से ज़्यादा काबिल होगा। वो जो है देश का हित करेगा, वो जो है अपने इलाके का हित करेगा, अपने फैमिली का हित करेगा। मैं समझता हूँ इसकी अभाव है आज के युवाओं में। जी, जैसे देखिए, बुद्धिज़्म जो लद्दाख की बात करते हैं ना, यहाँ का जो कल्चर जो है वो बुद्धिस्ट कल्चर है। टूरिस्ट यहाँ पे शुरू में क्यों आए थे? 2 रीज़न थे, एक बुद्धिज़्म था, दूसरा ये जोग्राफिकल था। जोग्राफिकल कंडीशन अगर देखा जाए, पूरे सेंट्रल एशिया सेम था, एंड गोइंग टू सेंट्रल एशिया इज़ वेरी मच चीपर देन कमिंग टू ले। यही एक खासियत था जिसकी वजह से फॉरेन टूरिस्ट को लद्दाख के ऊपर अट्रैक्शन हुआ, वो था प्योर बुद्धिज़्म। और जैसे कुंजांग साहब ने पहले एक जिक्र किया था टूरिज्म, ये जो कल्चरल प्रिजर्वेशन में जो फॉरेन टूरिस्ट आए थे उनका एक क्या कहते हैं, योगदान रहा है। उन्होंने इस बुद्धिस्ट कल्चर जो इस रीजन में था उसको एक पॉजिटिव प्रचार किया है, जिसकी बदौलत किसी का एफर्ट लगाना ज़रूरी नहीं पड़ा। वही संस्कृति आज भी जिंदा है। तब हम सब बैठ के, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आगे यहाँ से आगे टूरिज्म इंडस्ट्री के नाम पे कल्चर का और एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं होना चाहिए। आज तक जो था इट्स वेरी गुड। जी, तो लेह लद्दाख की जनता सजग है, अपने सरोकारों को लेकर सतर्क भी है, लेकिन जनता के कुछ और सवाल हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। लद्दाख अपनी सांस्कृतिक और अपनी प्राकृतिक विरासत के लिए जाना जाता रहा है, और बरसों से जो दुनिया और देश के लोगों का आकर्षण भी इसी वजह से इस इलाके में रहा है। लेकिन लद्दाख के लोग यहाँ से आगे निकलना चाहते हैं, आधुनिक समाज के साथ कदम ताल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर लेह और लद्दाख का विकास करना है तो इसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए। लंबे समय से लद्दाख के लोगों की और लेह के लोगों की ये मांग रही है। इस पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ जो हिल काउंसिल के सीईसी हैं उन्हीं से सवाल करते हैं। स्पलबर साहब, ये एक लंबे समय की डिमांड रही है कि क्यों न इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के विकास के लिए और शहर के विस्तार के लिए एक अलग से योजना हो। जी, लद्दाख का जो यूटी का डिमांड है हमारे देश के आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। जब देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान और जब बना, तो लद्दाख के वासियों ने उसी समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को साफ कह दिया था कि हमारा भविष्य देश के साथ जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, हम देश के साथ जुड़ना चाहते हैं और कहीं नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ऐतिहासिक गवाह है, कुछ कारणवश हम इस राज्य का भाग बना। लेकिन लद्दाखियों का जो डिमांड है, जो शुरू में एक था वही आज भी है।
लेकिन जो कश्मीर का जो इशू है, वेक्स्ड इशू है, इसका समाधान भी तो अभी नजर नहीं आ रहा है। वो आपका 5 साल बाद आता, 20 साल बाद आता, या कब आता किसी को नहीं मालूम है। तो इसीलिए उसके आप साथ लोग देखिए ना, हम तो ये मानते हैं उस सवाल को वहां जोड़ दे रहे हैं जहां पे समाधान निकलना नहीं, मुश्किल है। अब हम सिर्फ यूटी का रट लेकर यहाँ के जो विकास है उसको तो आगे छोड़कर नहीं बैठ सकते हैं ना। यहाँ का शिक्षा है, यहाँ का इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, यहाँ का एग्रीकल्चर है, आगे जो बढ़ाना है उसको साथ में लेना है। तो उसको लेने के लिए जब तक जो ओवरऑल लार्जर इशू कश्मीर का ना होता हो, उस हालात में for us, for Ladakhis, nothing short of UT with legislature. तब तक as an interim arrangement we have got this autonomous hill council. अब इसके अंदर हमारा सपना है, विजन है, वो क्या करना आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर हैं इस तरह के इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह की मांगों को लेकर लगातार करती रही हैं लोगों का। जी, उसका क्या जवाब है? वही मैं कह रहा हूँ, यूटी को बहुत सारे लोग अपना राजनीति का रोटी सेकने के लिए भी यूज करते हैं। आप लोगों ने नहीं किया? हमने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, यूटी को हम वोट के साथ नहीं जोड़ते हैं। हम लोगों को सच्ची बातें बताना चाहते हैं कि कल यूटी लाएंगे इसलिए मुझे वोट दे, कभी नहीं कहा, ना पहले कहा। हमने लोगों को कहा यूटी हमारा डिमांड है, लेकिन ये कब मिलेगा किसी को नहीं मालूम है। जब लोहा गर्म हो तब हमने इसको मारना है, तब तक हमने लद्दाख का विकास करना है। ये इतिहास गवाह है उसका। हमने कभी नहीं कहा लोगों को कि हम 6 महीने में या 6 साल में यूटी ला के देंगे। हमने ये कहा जब तक यूटी नहीं मिलता है तब तक अपने देश से, राज्य से पूरा सहायता लेकर लद्दाख को इसका टूरिज्म के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना, जो कि हम कर रहे हैं। उसको करने के लिए हमारे पास एक विजन है, एक रोड मैप है। आपने कहा कि जब लोहा गर्म हो तभी उसको आगे रखना है, उस मांग को आगे रखना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो जनता है वो बड़ी शांत स्वभाव की है और अपनी मांगों को ज्यादा तेजी से नहीं आगे बढ़ा रही। युद्धवीर जी, आप सवाल कीजिए। अब हमारे कुछ जो नीचे से आते हैं, जो डाउन से आते हैं लोग, उनको कोई ठीक ढंग से उनके साथ व्यवहार नहीं होता। एक मिसाल दूंगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो इनकम टैक्स नहीं देते, वेयर एज जो डाउन से हम लोग आते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं। 20 से 30% तक लोग आज भी एम्प्लॉइज हमारे जो हैं वो डाउन से आते हैं। हमें इनके बराबर का यहाँ पे जब आते हैं तकलीफ हमें ज़्यादा होती है यहाँ पे आके काम करने की, वेयर एज जो यहाँ के लोग हैं उनकी बायोलॉजी ही ऐसी बनी है, वो उनको फ़ायदा दिया है, तो हमें भी जो आते हैं उसके लिए हमारा क्या किया गया है। ये इनका कहना सही है। यहाँ पर जितने भी लोकल्स है जिनमें 98% शेड्यूल्ड ट्राइब है वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इसका कारण क्या है मैं पहले उसको आपको बताऊंगा। पहले हमारा सारा इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड लिंक्स तिब्बत और सेंट्रल एशियन के साथ था। जब बॉर्डर्स क्लोज हो गए इन द वेक ऑफ चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत एंड इन द वेक ऑफ क्लोजर ऑफ ऑल द सेंट्रल एशियन रूट्स, लद्दाख का इकोनॉमी का बिल्कुल बैकबोन टूट गया। यहाँ लोगों के पास कुछ नहीं था, वैसे भी गरीब थे। तो उसके पश्चात सरकार ने ये सोचा कि लद्दाखियों को इनकम टैक्स का छूट दिया जाए। वैसे भी इनकम नहीं था, वैसे भी इनकम टैक्स यहाँ से नील था। उसके बाद क्या हुआ, हटाया गया। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सारे शेड्यूल्ड ट्राइब को इनकम टैक्स का छूट है। उसी के लाइन पर अभी हमें भी छूट यहाँ पर है इनकम टैक्स का। अब रहा बाहर से आने वाले लोगों का, हमें कोई समस्या नहीं मिले। अब कोई इनकम टैक्स छोड़कर सेल टैक्स माफ करें, सब कुछ भी करें, ये आप जाके सरकार को कहिए, हम भी आपके पीछे पीछे चलेंगे, हम भी कहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मेरे क्वेश्चन है टू डिप्टी कमिश्नर सर के लिए है। और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है आजकल ग्लोबली एक बिग इश्यूज माना जाता है। तो अपने हमारे लद्दाख में और डेवलपमेंट की बात किया जाए तो एवरी ईयर्स एक व्हीकल्स ऐड होते जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये मिला है कि एक व्हीकल्स जब 900 किलोमीटर्स चलते हैं तो उसकी ऑक्सीजन की कंजम्पशन जो है एक पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की 1 ईयर्स की ऑक्सीजन कंजम्पशन लेवल की इक्वल हो जाते हैं। तो आपने ये काफ़ी फ्यूचर्स के लिए सोचा है कि डे बाय डे हमारे व्हीकल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और अपने फ्यूचर्स में तो ये प्लान तो करके रखा है कि 2 साल में, आने वाले 2 साल में इंडस्ट्री भी सेटअप हो जाएंगे। क्या आपने ये भी प्लान किया है कि हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो भी प्लान किया है सर? हमारे क्वेश्चन ये सवाल बहुत ही अच्छा है। और आपके आंकड़े, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2011 में 7,500 व्हीकल्स केवल लेह में मौजूद हैं और उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए क्या करेंगे? यहाँ के देखिए विकास की बात हो रही थी कि, और इसमें टूरिज़्म इन्फ्लक्स का भी है। देखिए जितने भी जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो उनके लिए
एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो टैक्सी चलाते हैं या जो भी मतलब टैक्सी खरीदते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स लेते हैं। लेकिन उसमें देखिए आजकल का जो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत व्हीकल्स ये मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत स्टेंजन वो जो गाड़ी मतलब ये एक्ट के तहत ये डायरेक्शन होती है कि भाई जो व्हीकल जो मतलब खरीदना चाहिए उसमें बाज़ाब्ता एक नॉर्म्स होती है कि भाई किस लेवल का होना चाहिए, पोल्यूशन इमिशन कितना होना चाहिए, वो ऑलरेडी उसमें दिया होता है। क्योंकि ऐसा व्हीकल तो लेते नहीं, आपने जो देखा होगा लेह में जितने भी जो व्हीकल्स इस वक्त परचेज़ कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए, वो सबसे बेहतरीन तरीका जो इंडिया के बेस्ट मतलब व्हीकल होंगे जिसमें पोल्यूशन का वो चीज़ होता ही नहीं है। लद्दाख का इन्वायरमेंट इतना फ्रेजाइल है, दो इट्स ए वास्ट एरिया, लेकिन इट हैज़ गॉट लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत ही सीमित है। हम लोगों के लिए काफ़ी था पहले जो यहाँ बैठते थे, और हमें मालूम था कि इसका आउटपुट मैक्सिमम कैसे निकालवाने का। अब चूंकि लद्दाख भी ग्लोबली खुल गया है तो यहाँ के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहे हैं, तो इस लद्दाख को बचाने के लिए केवल आप लद्दाखियों से एक्सपेक्ट करें, जो कि देश का एक ऐसा बाग है जो सभी के लिए एक प्राउड है। तो पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि इस लद्दाख को किस तरह यूनिक वे में रखना है। जाते जाते एक आखिरी सवाल आप ही से करना चाहूंगी कि लद्दाख के, लेह के विकास को लेकर आपके मन में क्या सपना है? लद्दाखी लोग, हम लोग वी डू नॉट वांट टू बी टर्न्ड इनटू पैरासाइट्स। हम लोग ये बेगिंग बोल लेके हमेशा जीना नहीं चाहते हैं। लद्दाख को एक सेल्फ सस्टेनिंग हम लोग एक कम्युनिटी सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अभी लद्दाख को 3 चीज़ ड्राइव कर रहे हैं लद्दाख के इकोनॉमी की, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। लद्दाख में बूम है, अच्छा चल रहा, व्हाई? बिकॉज ऑफ टूरिज्म, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्मी, बिकॉज ऑफ पीडीएस सप्लाई। ये तीनों चीज़ें अनिश्चितता है। टूरिज्म आपका कब खत्म हो जाए नहीं मालूम, आर्मी का प्रेजेंस कब खत्म हो जाए, जब शांति हो जाए हट जाएगा, और पीडीएस कब खत्म हो, वहाँ अकाल पड़ेगा, खत्म होगा। हम लोग कहाँ होंगे? हम लोग कीड़ों की तरह मरेंगे। पहले नहीं मरे थे, अब मरेंगे। इसीलिए लद्दाख में ही इतना सारा पोटेंशियल है यहाँ के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। कश्मीर की जो बात आपने की, सीबकथोन की आप बात की, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस की बात की, इसको बढ़ावा देकर अभी का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है 75 करोड़ का, उसका 3 गुना करके हम लोग अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, 300 करोड़ सालाना। हम देश से ये मांगते हैं कि हमें पैसा दीजिए इनको आगे बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट है हमारे पास, काउंसिल बना है, हमारे पास एक विजन है, हमें पैसा दे तो ये सारा कंप्लीट करके कल के सारे ये नौजवान हैं जो नौकरी मांगते हैं, उनको हम ऐसे व्यवस्था में डालकर लद्दाख को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना चाहते हैं। उसको करने के लिए हमें सरकार का सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, जो कि दे रहे हैं। हमारे पास रोड मैप है, हम इस तरह की लद्दाख का कल्पना करते हैं। मैडम अमृता राय जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए और इतना सुंदर प्रोग्राम आपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया। जैसे अभी आपने पूछा कि लद्दाख के लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि लद्दाख के लोगों में चीफ मिनिस्टर बनने की पूरी क्षमता है। ये हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हैं सिनार से ही बने हैं। हमारे अभी वर्तमान में जो हमारा टूरिज्म एंड क्या कहते हैं कल्चर मिनिस्टर जो ना, वो उमर अब्दुल्ला के मिनिस्ट्री में बहुत धमाकेदार मंत्रियों में एक है। हम चाहते हैं कि उनको एक चांस अवश्य मिलना चाहिए। जी जी, तो लद्दाख की जनता अपने सरोकारों को लेकर बहुत सजग और सचेत है, और उसका ये भी मानना है कि आधुनिक समाज के साथ, आधुनिक देश के साथ कदम ताल मिलाते हुए चलने के लिए ज़रूरी ये है कि अपने बेस को भी मजबूत बनाया जाए। और यहाँ पर जो हिल काउंसिल के सीईसी हैं, उनका भी कहना है कि अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि इस इलाके के लोगों की जो रोज़गार की समस्या है, इस इलाके के लोगों के जो सोशल सेक्टर की समस्या है, उसे भी पूरी तरह से नज़रअंदाज न किया जाए। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से राष्ट्रीय परिदृश्य में लद्दाख के मुद्दों को लेकर एक बहस छिड़ेगी, और आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों की समस्याओं पर केंद्र सरकार का भी ज़्यादा ध्यान रहेगा। सिंधु के किनारे इस जगह पर आप लोगों का आने के लिए और हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।